सभी को नमस्कार। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिमांड का अध्ययन किया था। मांग क्या होती है, मांग कितने प्रकार की होती है। आज उसी लेक्चर का हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज हम अध्ययन करेंगे मांग सारणी क्या होती है, डिमांड स्केड्यूल या मांग तालिका जिसको बोला जाता है वो क्या होती है। हमने देखा कि एक निश्चित कीमत पर कोई उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है। जब हम इसका अध्ययन एक टेबुलर फॉर्म के अंदर करते हैं तो उसका मांग सारणी या मांग तालिका बोला जाता है। यानी अलग अलग कीमतों पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी डिमांड कर रहा है, इस चीज़ का अध्ययन करना जब हम इसको टेबल फॉर्म में व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये मांग सारणी बन जाती है। ये मांग सारणी दो तरीके की हो सकती है। पहली आपकी आती है व्यक्तिगत मांग सारणी और दूसरा इसका प्रकार होता है वो है बाजार मांग सारणी। व्यक्तिगत मांग सारणी के अंदर क्या होता है कि आप जब ये सारणी कहती है जब आप किसी एक व्यक्ति के विभिन्न वस्तुओं का या किसी एक व्यक्ति के एक वस्तु का अलग अलग कीमत पर उसकी कितनी मात्रा मांग रहे हैं, इस बात का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी व्यक्तिगत मांग सारणी कहलाती है। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसका आप देख रहे हो वो वस्तु की डिमांड कर रहा है। जैसे वस्तु का हम देख रहे हैं, ठीक है, इसकी ये प्राइस है ₹1, ₹2, ₹3, ₹4, ₹1 उसकी कीमत है, तो वो उसकी 10 मिनट परचेज कर। जैसे उसकी कीमत बढ़ के ₹2 हो जाती है तो मांग क्या कहती है, कीमत बढ़ेगी तो वस्तु क्या करेगा, कम मांगेगा। जैसे वो 8 मांगने लगे, 3 हुआ, उसने 6 मांगे, 4 हो गया, 2 मांगने लगे। अब जब वो इस चीज़ का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, उस मांग को हमने कैसे लिख दिया है, सारणी के रूप में लिख दी। हो सकता है आप 2 वस्तुओं कर रहे हो या 3 वस्तुओं का कर रहे हो, जैसा सवाल के अंदर आपको दिए। तो भाई की वो जब ₹1 कीमत है तो 5 मांग रहे हैं, फिर ये इसकी 4, 3, 0, इसी तरह इसकी वस्तु मांग। अब जब उसको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मांग सारणी या मांग तालिका कहलाएगी। तो कौन सी मांग तालिका होगी आपकी, ये व्यक्तिगत मांग सारणी। दूसरा इसका जो प्रकार आता है वो है आपका बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका या बाजार मांग सारणी या मार्केट डिमांड स्केड्यूल इसको बोला जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब सारी वस्तुओं का एक साथ और विभिन्न व्यक्तियों का, जैसे राम, श्याम, मोहन, इन सब की वस्तुओं का हमने क्या कर दिया, अलग अलग रेट पे जो अलग अलग वस्तुएं ये डिमांड कर रहे हैं और इन सब की हमने क्या कर दी, टोटल कर दी। ₹1 पे जो एक्स गुड्स है वो सारे मिलकर कितनी मांग रहे हैं, 20। ₹2 पे जो एक्स गुड है वो राम इतनी मांग रहे हैं, श्याम इतनी मांग रहे हैं, तो तुम्हारे तीनों टोटल करके हमें लिख दिया 18। तो ये हमने पूरे जो अलग अलग व्यक्ति थे, सारे टोटल कस्टमर थे, इनका हमने क्या किया, एक साथ में तालिका बना दी। इसको क्या कहा जाएगा, बाजार मांग तालिका कहा जाएगा। तो मांग सारणी आपकी क्या हुई, अलग अलग प्राइस पर संबंधित वस्तुओं की कितनी मात्रा उपभोक्ता परचेज कर रहा है, इसका अध्ययन करना एक सारणी के रूप में क्या कहलाता है, मांग सारणी या मांग तालिका कहलाता है। ये दो तरीके की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। जब एक व्यक्ति किसी एक वस्तु का या 2 वस्तु का अध्ययन करते हैं तो व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। जब हम इसका समग्र व्यक्ति का, समग्र उपभोक्ता का संबंध में टोटल के रूप में करते हैं तो आपकी कहलाती है बाजार मांग सारणी या बाजार मांग तालिका। अब बात आती है कि हमने इसका अध्ययन क्यों किया। तो जब हम इसका आगे देखेंगे, मांग का नियम, मांग वक्र, ये सारे जो है क्या है, मांग सारणी या मांग तालिकाएं आपके काम में आएंगे। अब आप हेडिंग डालिए मांग वक्र, डिमांड कर्व। अभी हमने जो अध्ययन किया मांग सारणी का, जब मांग सारणी के अलग अलग डाटा को हम डायग्राम के लिए प्रेजेंट करते हैं उसको, यानी 2 अक्ष होते हैं, अभी हमने क्या अध्ययन किया, मांग सारणी का। मांग सारणी हमने क्या लिखा, अलग अलग कीमत देखी थी, उसके अलग अलग हम मात्राएं परचेज कर रहे थे। जब उस मांग सारणी को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं और अलग अलग बिंदु हम इसके लगा देते हैं और उनसे मिलता हुआ जब हम एक ग्राफ खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका मांग वक्र कहलाएगा। ये कैसे बनेगा, ये हमेशा ऐसे ही क्यों बनता है, ये हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मांग वक्र होता कैसे। तो मांग तालिका या मांग सारणी के जो आंकड़े हैं उसको हम डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं और उनकी वैल्यू x और y पर रखते हैं,
तब उन बिंदुओं को मिलाने वाला जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है? आपका मांग वक्र या डिमांड कर्व आपका कहलाता है। यानी एक तरह से मांग सूची का चित्री में प्रदर्शन करना तो क्या कहलाएगा? आपका मांग वक्र या डिमांड कर्व कहलाता है। अब डिमांड कर्व भी कैसे बनेगा? व्यक्तिगत बन सकता है और बाजार मांग वक्र बन सकता है। जब एक व्यक्ति का बना रहे आपके पास मांग सारणी है, इसमें क्या दिया हुआ है? मूल्य लिखा हुआ है और यहाँ उसकी आप मात्रा लिख रहे हो, कौन सी वस्तु आपके पास एक्स, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, इसके आधार पर आप उसकी डिमांड कर रहे हो। तो इस तालिका को अब हम क्या करेंगे? चित्र में प्रदर्शन करेंगे। ये हमने इसके 2 अक्ष बना दी। क्षैतिज अक्ष उस पर हमने क्या ले लिया? वस्तु की मात्रा, और यहां हमने क्या लिया? वस्तु का मूल्य या कीमत। अब हम देखेंगे 1 रुपये जो कीमत है, इस तरह आपने यहां पे क्या लिखी? मात्रा। 1 रुपये का उस वस्तु की कितनी कीमत मांग रहे हैं? 10। 1 रुपया कितनी मात्रा परचेस कर रहे हैं? अपने अकाउंट लगा दी। जैसे ही मूल्य उसका बढ़ गया, कितना हो गया? 2 रुपये। आपने कितनी परचेस करनी स्टार्ट कर दी? 8 से कम। ये रहा आपका मूल्य और यहाँ पे ये रहा 8। इसके सामने आपने अकाउंट लगा दी। कीमत और बढ़ गई 3 रुपये। तो आपने वस्तु घटा के कितनी कम परचेस करनी स्टार्ट कर दी? तो और कम कर दी 6। 3 पे आप कितनी परचेस कर रहे हैं? ये आपका अकाउंट यहाँ लग गया 4। जब मूल्य 4 रुपये हो गया तो आप वस्तु कितनी परचेस कर रहे हैं? 2। ये 4 के सामने ये 2 पे पॉइंट लगे। अब जैसे मूल्य बढ़कर 5 रुपये, आपने कितनी परचेस करनी स्टार्ट कर दी? 1। ये 5 रुपये। ये जैसे दोनों के बीच में आपका क्या होगा? 1। तो ये पॉइंट आपके 5 के सामने यहाँ है। तो एक आप जैसे पॉइंट को मिलाने वाले जो रेखा अंतर पर खींचेंगे तो एक इस तरह का ग्राफ आपके सामने आता है। जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का हमारे पास एक वक्र सामने आता है। इसको हमने नाम दिया डीडी वक्र या डिमांड कर्व। ये हमेशा नीचे गिरता हुआ क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी आपकी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो कीमत जब बढ़ेगी तो आप वस्तु ज्यादा परचेस करेंगे या कम परचेस करेंगे? नेचुरल सी बात है, कम परचेस करेंगे। तो डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब जब आप इसको एक व्यक्ति का बना रहे हैं तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। बाजार के संबंध में बना रहे हैं तो इसको बाजार मांग वक्र बोल दिया जाएगा। ये था आपका मांग वक्र। हमने अध्ययन कर लिया डिमांड का, उसके बाद हमने देखा डिमांड स्केड्यूल और अब हमने देखा डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मांग के नियम की, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? यदि अन्य बातें सारी समान रहती हैं तो जो जो वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांगी जाने वाली मात्राएं कम होती जाती है, या फिर जैसे जैसे कीमत कम होगी वस्तु की जो मात्रा है वो उस कीमत पर अधिक मांगी जाएगी। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मांग का नियम हमें क्या बताता है कि मांगी गई वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है। यानी जो आप वस्तु की मात्रा मांग रहे हैं और जो आप उसकी कीमत है वस्तु की, इन दोनों में क्या होगा? विपरीत रिलेशन होता है। यही क्या है आपका मांग का नियम। इसमें लिख लीजिए आप परिभाषा के हिसाब से कि जो इसमें मार्शल के रिपोर्ट लिख लीजिए कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये जो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है इसी को क्या कहा जाता है? मांग का नियम कहा जाता है। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि मांग का नियम हमें केवल ये बताता है कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसकी मांगी जाने वाली मात्राएं क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये केवल मात्र एक गुणात्मक कथन है, ये आप नोट कर लें। ये एक हमें सिर्फ
इंडिकेशन देता है, मात्र केवल एक दिशा बता रहा है कि हाँ इस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ये मात्रात्मक कथन नहीं है। ये हमें ये नहीं बताता कि कीमत कितनी बढ़ेगी तो मात्रा कितनी कम होगी, या कीमत कितनी कम होती है तो कितने परसेंटेज में चेंज होंगे। ये एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं देता, ये केवल मात्र एक दिशा बताता है कि अगर कीमत बढ़ रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा कम होगी, अगर कीमत कम हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी, आपकी अधिक होगी। तो ये क्या है, आपका गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन नहीं है, केवल क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। हमें इसमें ये पता नहीं चलता कि कितने चेंजेस होने पर कीमत में, उसके संबंध में मात्रा में कितने चेंजेस होंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मान के नियम कब लागू होता है, जब क्या है, अन्य बातें समान रहे। हालांकि अर्थशास्त्र के ज्यादातर नियमों में ये कोड एज इट इज मिलेगी आपको, अन्य बातें समान रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान है, एक तरह से प्योर साइंस नहीं है। जैसे कि ग्रेविटी के संबंध में भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, इसके नियम कुछ बातें ये मान के चलते हैं कि ये फैक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए, तो ये जो नियम है अर्थशास्त्र के सांख्यिकी के नियम लागू होते हैं। तो इसी के संबंध में मान के नियम के संबंध में क्या है, कुछ मान्यताएं, और वो मान्यताएं कौन सी है कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए। अन्य बातों में क्या क्या होगा, उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए, वस्तु की कीमत जो है वो परिवर्तित है, और ये उसके अलावा आय समान है, फैशन समान होना चाहिए, उसकी रुचि सेम रहनी चाहिए, भविष्य में किसी चीज़ के बढ़ने घटने की संभावना नहीं होनी चाहिए, आपातकाल की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अन्य बातें जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, अन्य बातें सारी क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। इसको मान के नियम की मान्यताएं भी कहा जाता है। आप इसमें लिख लें पॉइंट वाइज करके, पहला क्या है, उपभोक्ता की आय क्या रहे, समान रहे, यानी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनकम सपोज दैट आपकी इनकम बढ़ गई तो उसका आपका प्राइस पैक में फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप पहले 100 रुपये कमाते थे, जब माचिस 1 रुपये की किताब परचेस करते थे, अब आपकी इनकम 100 रुपये से 1000 रुपये होगी। अब भले माचिस के 1 रुपये से 10 रुपये कर दे तो भी आप परचेस करोगे, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी तुलना में आपकी आय क्या है वो ज़्यादा परिवर्तित होगी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। मान लीजिए मान का नियम तो क्या कहता है कि वस्तु की अगर कीमत बढ़ रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा कम होगी, तो माचिस के 1 रुपये से 10 रुपये हो गए, कम हो जानी चाहिए, आपको माचिस की नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसका इफेक्ट उस पर कुछ भी नहीं होगा। तो मांग का नियम यहाँ पे क्या होगा, सक्रिय नियम कब सक्रिय होगा, जब अन्य बातें समान रहे। अन्य बातों में समान रहने पहले कौन सी बात है, आय समान रहनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर आता है उपभोक्ता की आदत रुचि फैशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आदत रुचि समान रहे। कैसे, जैसे कि एक टाइम था कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किया, साइकिल की आवश्यकता थी, साइकिल सारे परचेज करते थे, तो नियम क्या कहता है कि साइकिल का रेट बढ़ेंगे साइकिल कम मांगी जाएगी, और साइकिल के रेट अगर कम हो जाए साइकिल ज़्यादा मांगी जाएगी। लेकिन उसी दौरान किसका आविष्कार हो गया, मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल का आविष्कार से उस उपभोक्ता की आदत ही बदल गई, उसको साइकिल की आवश्यकता ही नहीं, या उसकी रुचि बदल गया, उसका फैशन बदल गया, तो इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि उसके प्राइस घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्या परचेज करेगा, दूसरी वस्तु परचेज करे। तो मांग का नियम क्या होगा, अपने साइकिल के रेट आधे कर चाहिए, लेकिन उसको पसंद क्या है मोटरसाइकिल, वो साइकिल को परचेज नहीं करेगा। जबकि मांग का नियम तो क्या कहता है कि साइकिल रेट अगर आधे हो गए हैं तो उपभोक्ता को साइकिल परचेज करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता में, उसकी रुचि में, उसके फैशन में, उसकी सोच के अंदर क्या हो गया, फर्क पड़ गया। जबकि हमारा नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहनी चाहिए, अन्य बातों में क्या, आदत और रुचि परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसके अंदर लिखिए, भविष्य में वस्तु के मूल्य परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। भविष्य में मूल्य परिवर्तन आशंका नहीं। कैसे, जैसे कि अचानक से कोई न्यूज आती है कि इस देश के साथ अमुक देश का युद्ध हो रहा है, तो क्या होगा, लोग स्टॉक ज़्यादा करेंगे, चीज़ों के रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आम आदमी की सोच क्या होती है कि खाने पीने की चीज़ें या मेडिसिन या जो भी आवश्यक वस्तुएं उनके क्या कहते हैं, स्टॉक किया। अब अगर पहले माने ये मानते हैं कि 10 रुपये किलो आटा था और आप 5 किलो परचेज करते थे, लेकिन अब चूंकि क्या है कि युद्ध की संभावना है, चीज़ों की चीज़ें कम होगी, रेट क्या होगा, 100 रुपये किलो हो गया। अब आप क्या करोगे कि आपको भी स्टॉक करना है, तो आप भी क्या करोगे, ज़्यादा परचेज करोगे, इतना करोगे प्लस आप एक्स्ट्रा प्रोसेस करोगे कि हम चलो 10 किलो स्टॉक कर लेते हैं। अब ये तो क्या बता रही है, वर्तमान स्थिति बता रही है। जो कि मांग का नियम क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्या हो जाना चाहिए, या तो कम हो जाना चाहिए, 1 किलो हो जाना चाहिए, 2 किलो हो जाना चाहिए। जबकि वो कितना रहे, 10 किलो, पहले 10 रुपये किलो था, अब क्या है 100 रुपये किलो। लेकिन किस कारण हो गया, भविष्य में क्या है, संभावनाएं अलग अलग हो गई। पता है कि इसी बात मिलेगी नहीं, और ज्यादा महंगी हो जाएगी, किसी लड़की को क्या कर दिया जाए, परचेज कर दिया जाए।
सेम रेट पे भी या बड़े रेट पे भी परचेज कर लिया जाता है। जबकि मांग का नियम तो क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे तब मांग क्या होती है, परिवर्तित होती है उसके जस्ट अपोजिट रिलेशन में। जबकि यहाँ तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है। या फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जाए जैसे कि भविष्य में किसी चीज की आउटडेटेड होने की संभावना या बंद होने की संभावना, या ऐसा लगता है कि वो चीज यूज वाली है ही नहीं। जैसे कि हम बात करें सिंपल फोन की, जो लैंडलाइन फोन थे हमारे, ठीक है, और एक तरफ हम लेते हैं मोबाइल को। जब तक लैंडलाइन थे इसका आविष्कार नहीं हुआ था, इसके रेट क्या होते थे, बढ़ते थे, तो डिमांड कम हो जाएगी, रेट कम होगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सपोज कि पहले 100 रुपये में लगते थे और इसकी डिमांड कितनी थी, पर महीने 5 लगाए जाते थे। लेकिन जैसे मोबाइल का आविष्कार हो गया, नई वस्तु आ गई, उसके सामने कोई हो, अब भविष्य में पता है ये चीज क्या काम की रहने वाली नहीं है, तो इसके रेट क्या हो जाएंगे, डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 50 रुपये कर दिया तो फिर क्या करेगा, परचेज नहीं करेगा। जबकि मांग का नियम तो क्या कहता है कि अगर वस्तु के रेट गिर रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो भविष्य में अगर इस चीज के रेट परिवर्तन की या उस वस्तु के अस्तित्व में नहीं रहने की या कुछ आशंका की संभावना, इस टाइप की कोई चीज होती है जो उस चीजों के मूल्य में परिवर्तन की आशंका दे देती है, तो वो मांग के नियम को लागू नहीं होने देंगे। मांग का नियम कब लागू होगा, जब अन्य बातें सारी क्या रहे, समान रहे। कौन सी, ये वाली सारी चीजें क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका है वो है प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की खोज ना हुई। अब जैसे सिंपल हम बात करते हैं, एक ही वस्तु अच्छा है, इसके आपको प्राइस दे रखे हैं और इसकी आप क्वांटिटी मांग रहे हैं, तो मांग का नियम क्या कहता है, अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी कम मांगी जाएगी, प्राइस अगर डाउन होती है तो क्वांटिटी ज्यादा मांगी जाएगी। लेकिन उसके साथ में क्या हो गया, कॉफी का आविष्कार, प्रतिस्थापन वस्तु हुआ। अब आप क्या करोगे, आपके पास 2 वस्तुएं होंगी एक्स और वाई, तो आप चॉइस दे सकते हैं। अब अगर इसके प्राइस मान लो बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, तो होना क्या चाहिए इसके लिए, अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है तो होना क्या चाहिए, इसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, उसकी बजाय आपने वाई वस्तु की रेट को करना स्टार्ट कर दिया और इसकी रेट आपने क्या कर दी, स्टेबल रख दी या कम कर दी। तो अगर प्रतिस्थापन वस्तुएं मौजूद है तो मांग का नियम जो हम प्राइमरी इसका लेके चल रहे हैं वो उस तरह से लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन मिल गया तो भोक्ता क्या करता है, उस वस्तु पे चला जाता है, उस वस्तु के रेट बढ़ने या घटने के बारे में ज्यादा कंसिडर नहीं करता। अगला जो इसका है मानता हुआ है, वस्तु कैसे होनी चाहिए, प्रतिष्ठामूलक या दिखावटी हम कह सकते हैं, या लग्जरी गुड्स होती है वो नहीं होनी चाहिए, उन पे लागू नहीं होता। कैसे लागू होता, प्रतिष्ठामूलक वस्तु किसलिए परचेज करते हैं, वो इसीलिए परचेज की जाती है क्योंकि वो क्या है, महंगी है। आज जैसे लग्जरी गाड़ियां मर्सिडीज या किसी और BMW की बात की जाए तो उनकी मेन वैल्यू क्या आती है कि वो गाड़ी महंगी है इसलिए खरीदी जा रही है। कुछ चीजें स्टेटस पॉइंट होती है तो वो इसीलिए परचेज की जाती है कि उनके प्राइस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जबकि मांग का नियम तो क्या कहता है कि अगर प्राइस डाउन होंगे तो ही क्वांटिटी बढ़ेगी। जबकि इनके संबंध में क्या है, प्राइस बढ़ते हैं इसलिए इनकी डिमांड है, मर्सिडीज इसलिए स्टेटस पॉइंट है क्योंकि वो महंगी है। तो दिखावटी या प्रतिष्ठामूलक के संबंध में ये चीजें मांग का नियम आपका लागू नहीं होगा। तो वस्तु कैसे नहीं होनी चाहिए, प्रतिष्ठामूलक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए, वो साधारण यूज वाली गुड्स होनी चाहिए। तो ये सारी जो है एक जैसे वस्तु की किस्म में परिवर्तन नहीं, किस्म कह सकते हैं, जैसे वस्तु की किस्म होगी उसकी मात्रा, जैसे कि जो यूनिट है हमारी, जैसे आप एक पानी का गिलास यूज कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी सेम ही आप यूज करेंगे दोबारा। ऐसे नहीं कि एक बार आपने एक गिलास यूज किया, आधा गिलास या जूस का एक बार आपने एक पैकेट खरीदा, दूसरे बार में आपने फैमिली पैक खरीद लिया, यानी उसकी साइज या मात्रा की संख्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, मांग के नियम की मान्यता है, यानी अगर ये चीजें होंगी तो मांग का नियम ये स्थिर रहेगी तो ही मांग का नियम क्या होगा, लागू होगा। मांग का नियम क्या कहता है कि मांगी गई वस्तु की मात्रा और कीमत में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर अन्य बातें सारी समान रहेंगी, अन्य बातें कौन कौन सी आपको ये पॉइंट वाइज बताएगी, तो ये सारी क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। तो एक तो आप ये जब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बात आप सब नियमों में लिखते हैं कि अन्य बातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वो नियम क्या होगा आपका लागू होगा। अब हम इस मांग के नियम की थोड़ी और व्याख्या कर लेते हैं। तो मांग का नियम क्यों लागू होता है, मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें यदि समान रहे तो वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत, इसमें क्या होता है, विपरीत संबंध, यानी कीमत ज्यादा तो वस्तु कम मांगी जाएगी, कीमत कम तो वस्तु ज्यादा मांगी जाएगी। तो मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर मांगी गई कीमत, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो जो
मांग वक्र बनता है उसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहला लिखिए आप इसके अंदर, सीमांत उपयोगिता हास नियम का प्रभाव। कैसे? आपसे पूछ लिया जाए कि मांग वक्र ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, उसकी हम देख लें ऐसा क्यों होता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम का प्रभाव। सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या कहता है कि जब आप एक वस्तु का निरंतर उपभोग बढ़ाते हैं, उसकी इकाई बढ़ाते जाते हैं, तो आपसे जो संतुष्टि मिलती है उससे तुलनात्मक रूप से आपको क्या मिलती है, कम मिलती है, और आप उसके बदले क्या त्याग करना चाहोगे, कम त्याग करना चाहोगे। जैसे कि आपको बहुत प्यास लगी, आप पानी के गिलास के लिए हो सकता है 5 रुपये, दूसरे गिलास के लिए 4 देंगे, अब आपकी प्यास संतुष्ट हो चुकी है, तीसरे गिलास के लिए हो सकता है 2 रुपये ना। तो ये क्या बताता है, सीमांत उपयोगिता नहीं तो कहता है कि जैसे जैसे आप एक इकाई की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग में वृद्धि करते हैं तो उससे जो संतुष्टि मिलती है आपको वो कम मिलती है, उसके कारण आप क्या करते हैं, उसके लिए त्याग कम करते हैं। तो जब आप उसका त्याग कम करोगे तो ये भी मांग के नियम को क्या कर देता है, लागू कर देता है। पहली इकाई के लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा पैसे दोगे, दूसरी इकाई के लिए आप क्या करोगे, और कम दोगे, तीसरी इकाई के लिए आप क्या करोगे, और कम करोगे। तो जैसे इकाइयाँ बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, उन चीज़ों में बदले कीमत कम देना चाहोगे। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, मांग के नियम को लागू होने के लिए प्रभावी बनाता है कि सेम वस्तु पर अगर आप लगातार इकाई बढ़ा रहे तो उसके बदले आप क्या करोगे, वस्तु आप तभी परचेज करोगे जब क्या हो जाए, उसका प्राइस कम हो जाए, क्योंकि आपसे संतुष्टि उतनी मिल रही है। भाई चाहे आप चीनी 5 किलो परचेज कर रहे हो, 20 रुपये के हिसाब से परचेज कर रहे हैं, अब आप उसको एक्स्ट्रा कब परचेज करोगे, आपको कोई आकर्षण होना, क्योंकि आपको संतुष्टि इतनी चाहिए कि आपको 5 किलो चाहिए जो है, और आप परचेज कर रहे हैं इस रेट के ऊपर, तो आप एक्स्ट्रा कब परचेज करेंगे, जब आपको क्या मिले, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा करें संतुष्टि तो क्या होगी, कम होगी। तो अब आप ज़्यादा कब परचेज करोगे, जब उसकी प्राइस क्या कर दी जाए, डाउन कर दी जाए। तो प्राइस डाउन करोगे तो आप हो सकता है 21 के परचेज कर लें, थोड़ा एक्स्ट्रा उसका यूज़ करना स्टार्ट कर लें। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या करता है, मांग के नियम को लागू प्रभावी बनाता है। ये था इसका पहला कारण, इसका मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। दूसरा देखिए इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहलाता है कि दो वस्तुएं आपके पास एक जैसी होती है, यानी उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरी वस्तु यूज कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह कॉफी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूध की जगह आपने चाय यूज करना स्टार्ट किया, चाय की जगह आपने दूध यूज करना स्टार्ट कर दिया, या कोई ऐसी वस्तुओं को एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या करता है कि अगर ये वस्तु है, इसके रेट अगर स्थिर रहते हैं और आपको दूसरी वस्तु मिल रही है उसी रेट पे, तो आप क्या करोगे, इस वस्तु को बढ़ाओगे या नई वस्तु अपने कलेक्शन के अंदर लाना चाहोगे। आपको एक पेन मिल रहा है 5 रुपए के अंदर, उसके जैसा ही दूसरे स्टाइल का पेन है वो भी 5 रुपए के अंदर है, तो आप इसके 2 पेन परचेज करना चाहोगे या एक पेन इसका परचेज करने की कोशिश करोगे, इसका करने की कोशिश करोगे। तो इसका आपको कब बढ़ाएगा, अगर इसकी प्राइस क्या कर दी जाए, इस पेन की 5 से पहले 5 थे, 5 डाउन करके कितना कर दिया जाए, 4 रुपये, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप एक इसकी और एक इसकी परचेज करेंगे। तो प्रतिस्थापन प्रभाव भी क्या करता है, इस चीज को लागू होने में मदद करता है, क्योंकि प्राइस डाउन होंगे तो चीज ज्यादा मांगी जाएगी, अगर प्राइस अप हो रहे हैं तो चीज कम मांगी जाएगी, या आप प्रतिस्थापन वस्तु जो है उसको उसके ऊपर चले जाएंगे। तो ये है इसके ऋणात्मक ढाल होने का दूसरा कारण। अब इसका तीसरा कारण देखते हैं कि क्यों होता है। तीसरा इसका इफेक्ट जो है वह लागू होने का कारण है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, जो कि आपको आय मांग वक्र के बारे में बताया था कि उपभोक्ता की अगर आय बढ़ती है तो वो क्या करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा, उपभोक्ता की आय कम होगी तो कम करेगा। तो इनकम इफेक्ट से क्या करता है, इसको लागू होने पर प्रभावी बनाता है। आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे, इनकम कम हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे। और इनकम जब कम होती है तब चीजों के रेट भी उसी संबंध में क्या करते हैं, उसका अध्ययन करके चलते हैं, इसको बोला जाता है इनकम इफेक्ट। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी वस्तुएं कैसी है उसके ऊपर, वो जो आपको पहले बता दिया गया कि एक तो होती है जो साधारण कुर्सियां और दूसरी इन्फीरियर कुर्सियां, घटिया किस्म की वस्तुएं होती है, इनमें इनकम का इफेक्ट होता है वो उल्टा होगा। जब इस वस्तुओं के संबंध में इनकम का इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप ज्यादा मांगेंगे, आय कम होती है तो आप कम मांगेंगे। जबकि इनके संबंध में क्या होता है, उल्टा होता है, आय अगर आप बढ़ रही है तो घटिया वस्तुएं भी आप क्या करेंगे, कम मांगेंगे, इसके बजाय अच्छी वस्तुओं पे आते हैं। तो आय प्रभाव के कारण क्या होता है, आपका मांग का नियम लागू होता है और मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल वाला बनता है। लास्ट जिसका कारण है वो है कि उपभोक्ता का आकर्षण,
यानी एक तरह से घटते मूल्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं उपभोक्ता। चीजों के रेट डाउन हो रहे हैं तब क्या करोगे, ज्यादा परचेज करोगे, जैसे कि बाजार के अंदर सेल वगैरह लगती है। हमें आवश्यकता नहीं है जींस की, लेकिन हमने बार बोर्ड देखा कि बाई 1 गेट 2 फ्री, चले गए हम अंदर। कब चले गए, जब हमें उसी रेट के अंदर क्या ऑफर कर रहा है, 3 जींस ऑफर कर रहा है। तो साधारण आकर्षण जो करता मूल्य होता है वो क्या किसको लागू करता है, मांग के नियम को लागू होने में मदद करता है। तो ये था आपका मांग का नियम, डिमांड नंबर का डिमांड का और मांग का नियम। अब हम देखते हैं कि मांग के नियम के अपवाद क्या है। यानी कहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। एक तरह से मांग के नियम के जो हमने मान्यताएं देखी थी वो एक तरह से क्या हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अब कुछ वस्तुओं के संबंध में इसका अध्ययन करते हैं जहां ये मांग का नियम लागू नहीं होता। और जब मांग का नियम लागू नहीं होगा, मांग का नियम क्या कहता है कि आपका वक्र कैसा बनना चाहिए, ऐसा। तो अगर अपवाद की हम बात करें तो मांग वक्र कैसा बनेगा, यही तो हुआ इसका मतलब। मांग के नियम का अगर हम अपवाद बनाना चाहते हैं तो उल्टा तो बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका मात्रा मूल्य। जैसे ही आपने मूल्य क्या किया, डाउन किया, तो मांगी गई मात्रा आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके संबंध में देखते हैं हम क्या हो रहा है, यहाँ पे मात्रा, यहाँ दिया मूल्य। अब यहाँ क्या हो रहा है, मूल्य बढ़ रहा है आपका और मांगी गई मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किसमें क्या है, अगर मूल्य डाउन होता है तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। अगर मूल्य अप हो जाता है, जैसे यहाँ मूल्य अप हो गया तो मांगी गई मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ रही है। और अगर मूल्य कम कर देते हैं तो डिमांड भी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, मांग के नियम का अपवाद है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें वहां देखने को मिलेगा जो मांग के नियम की मान्यताएं थी। यानी पहला, भविष्य में वस्तु के मूल्य बढ़ने की संभावना। हमें पता है कि किसी रेट बढ़ जाएंगे, सोने के रेट आने वाले टाइम में 90,000 हो जाएंगे, तो सारे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सोने को स्टॉक करना स्टार्ट करेंगे। जबकि नियम क्या कहता है, रेट बढ़ रहा है, दिखा रहा है ट्रेंड अपवर्ड का, तो कम हो जाना चाहिए। मांग का नियम कर लेंगे, मांग का नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका भविष्य में रेट बढ़ने की संभावना हो तो उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा आपका आता है दुर्लभ मूल्यवान या प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो कि जैसे कोई हीरा है, किसी स्टोर करना है, पुरानी एंटीक वस्तुएं हैं, तो इन चीज़ों पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें स्टोर की जाती है, रखी जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, महंगी होती है, दुर्लभ होती है। इनकी वैल्यू इसी के ऊपर होती है कि कितनी ज़्यादा महंगी है। जो कि मांग का नियम क्या कहता है कि महंगी है तो कम आप करेंगे। तीसरा इसका है गिफिन विरोधाभास, निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में। जैसा कि आपको पीछे बता दिया गया था, निकृष्ट वस्तुओं में क्या होता है, आपकी उसकी अगर रेट और ज़्यादा कम हो जाता है आप उसको यूज़ करना क्या कर देते हैं, और ज़्यादा यूज़ करना कम कर देते हैं। जैसे चीनी और गुड़ के संबंध में अगर बात की जाए तो गुड़ को भले और रेट कम करके जाए, लेकिन लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, चीनी को अच्छी वस्तु मानते थे, तो वो गुड़ के यूज को कम करके चीनी को प्रतिस्थापित करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में भी मांग का नियम गिफिन गुड्स के संबंध में लागू नहीं होता है। मोस्टली जब क्या करते हैं, आय का इफेक्ट पड़ता है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में लागू होता है, लेकिन निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ये लागू नहीं होता है। अगला जो इसका अपवाद है वो है अज्ञानता या भ्रम होना, यानी उपभोक्ता को नॉलेज ही ना होना। तो जिस उपभोक्ता को नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, हो सकता है महंगी वस्तु परचेज कर ले, उसको महंगी वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम तो अध्ययन इसका करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर एक योग्य व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसके संबंध में नियम लागू नहीं होते हैं। तो जो अज्ञानवश या जिस व्यक्ति ने फाइनल कर रखा है मुझे परचेज करना, उसके संबंध में नियम लागू नहीं होगा। अगला जो नियम है इसका अपवाद जो है वो अनिवार्य वस्तुओं के ऊपर। अनिवार्य वस्तु जैसे कि आपको हार्ट की डिजीज है और हार्ट की आपको टेबलेट परचेज करनी है। आपको पहले 10 रुपये की थी तो भी आप 2 ही खाते थे, अगर वो 5 रुपये हो जाए तो भी आपको 2 ही चाहिए, 2 ही खाओगे आप। लेकिन अगर वो 1000 रुपये हो जाए तो भी वो क्या आपकी नेसेसरी गुड्स है, आपको लेनी ही पड़ेगी, तो भी आप कितनी परचेज करोगे, 2 ही परचेज करो। ऐसे नहीं कि आप तो अभी यही महंगी होगी अब तो मैं इसको 1 यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ, जब सस्ती होगी तब 5 यूज़ कर लिया करूँगा। मेडिसिन तो मेडिसिन के हिसाब से लेनी पड़ेगी, ये अनिवार्य गुड्स जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता, और मांग के नियम का क्या बन जाता है, अपवाद बन जाता है। अनिवार्य वस्तुएं चाहे किसी भी रेट पे हो, हमें उसको यूज करना ही होता है। नेक्स्ट जिसका अपवाद है वो है विशेष ब्रांड या किसी के उत्पाद के प्रति लगाव होना या क्रेज होना।
जैसे कि मोस्टली यंग जनरेशन के अंदर देखने को मिलता है कि वो कुछ ब्रांड्स की को पहनना अपने स्टेटस को उनका हिस्सा समझते हैं। कुछ बड़े लोग भी समझते हैं, यंग का नहीं कह सकते, अपना अपना शौक होता है, बचपन में हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे उनका क्या होता है, लगाव होता है। अब चाहे वो महंगा हो रहा है चाहे सस्ता हो रहा है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हमें तो उसी ब्रांड के कपड़े या उसी ब्रांड की घड़ी या उसी ब्रांड का मोटरसाइकिल चाहिए। तो ये क्या होता है, किसी ब्रांड स्पेशल के लिए आप अपना वो दिखाते हैं, तो उसके टाइम में नियम क्या हो जाता है, लागू नहीं होता, और ये उस नियम का क्या बन जाता है, अपवाद बन जाता है। तो ये सारे आपको बताए गए मांग के नियम के अपवाद है, जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। कौन कौन सा? भविष्य में वस्तु मूल्य की वृद्धि की संभावना, दुर्लभ वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं, ये फिर या जो निकृष्ट वस्तु होती है उस टाइप की, किसी का ब्रांड या लोगों के प्रति आपका क्या बना, लगाव बना, और जीवन की अनिवार्य वस्तु। तो ये थे आपके मांग के नियम, मांग वक्र, मांग के नियम के अपवाद, मांग सारणी। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।